अच्छा, कहाँ तक हो गया था हमारा? हमें एंट्रीज हमने शुरू की थी, अभी एंट्रीज खत्म नहीं हुई हैं। हमने एक क्वेश्चन ये वाला किया था, फिर हमने लास्ट ये किया था कि हम एसेट्स का क्या क्या कर सकते हैं। ये हमने जनरल एंट्री शुरू की थी यहाँ से। फिर सबसे पहले जो जनरल एंट्रीज होती हैं वो एंट्रीज होती हैं जब हम बैलेंस शीट की चीजों को ट्रांसफर करते हैं अलग अलग जगहों पे, उसकी जनरल एंट्री, इनको बोलते हैं ट्रांसफर एंट्रीज। अभी देता हूँ। उनको क्या बोलते हैं? ट्रांसफर एंट्रीज। ट्रांसफर एंट्रीज क्या क्या होती हैं? जब हम एसेट्स को ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में तो क्या एंट्रीज होंगी? एसेट्स कौन सी साइड आते हैं रियलाइजेशन में? डेबिट साइड। तो एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो रहा है तो उस एसेट का नाम, ये सारी एसेट्स की एंट्री। फिर लाइबिलिटीज की क्या एंट्री होंगी? लाइबिलिटीज ट्रांसफर होती है क्रेडिट में, तो लाइबिलिटीज डेबिट हो रही हैं और रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। तो ये जो ट्रांसफर की एंट्रीज है ना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। बस ये पता होना चाहिए कौन सी चीज कहाँ पे ट्रांसफर होती है। एंट्रीज इसकी इंपॉर्टेंट नहीं है। एंट्रीज किसकी इंपॉर्टेंट है? इसके बाद हम एसेट्स का क्या करते हैं। तो इसके बाद हमने क्या किया था, एसेट्स का क्या कर सकते हैं हम? या तो हम एसेट को बेच देंगे, या फिर वो एसेट कोई पार्टनर ले जाएगा, या फिर वो एसेट हम किसको दे देंगे? किसी लाइबिलिटी की सेटलमेंट में दे देंगे। तो इनकी क्या एंट्रीज होगी? अगर मैंने एसेट बेच दिया तो एसेट कौन सी साइड बेचते हैं हम? रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड बेचते हैं। चाहे वो एसेट रिकॉर्डेड हो चाहे वो एसेट अनरिकॉर्डेड हो, दोनों का ही सेम काम होगा। अगर बेच दिया हमने तो एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन के क्रेडिट में आ रहा है बाय बैंक, तो इसका मतलब बैंक अकाउंट तो डेबिट हो रहा है और रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो इसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है। सेकेंड, एसेट का हम क्या कर सकते हैं? कौन ले जाएगा? पार्टनर ले जाएगा। तो पार्टनर भी अगर एसेट ले गया तो कहाँ पे लिखना है हमको उसको? क्रेडिट में ही लिखना है। क्या लिखेंगे फिर? बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है। तो इसकी एंट्री क्या होगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है और रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल डेबिट क्यों हो रहा है यहाँ पे? क्योंकि पार्टनर क्या ले रहा है? एसेट ले रहा है, और एसेट ले रहा है तो हम पार्टनर से पैसे लेंगे। तो पार्टनर से पैसे लेना मतलब उनकी कैपिटल से पैसे काट लो। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, एक एंट्री ये होगी। उसके बाद तीसरा हम क्या कर सकते हैं? हमने एसेट किसको दे दिया? किसी लाइबिलिटी को दे दिया, तो इस केस में क्या एंट्री होगी? इस केस में कोई भी एंट्री नहीं होगी। पर यहाँ पे मैंने बताया था, अगर मान लेते हैं हमने लाइबिलिटी की पार्ट सेटलमेंट की है एसेट देके, तो जितने का एसेट दिया उसकी तो एंट्री नहीं होगी, पर जो हमने कैश दिया होगा उसकी एंट्री होगी। ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि क्रेडिटर्स थे 2 लाख रुपए के, और हमारे पास मशीनरी है 1,20,000 रुपए की। हमने क्या किया? क्रेडिटर्स को ये मशीन दे दी 1,20,000 रुपए में। तो क्रेडिटर्स की कितने की सेटलमेंट होगी? 1,20 की सेटलमेंट तो होगी, हमने फुल सेटलमेंट नहीं की है। 1,20 की थी, 1,20 में ही दी है। कितने पैसे और देने हैं क्रेडिटर्स को? 80,000 और देने हैं। तो जो मैंने इसको मशीनरी दी है, क्या उसकी कोई एंट्री होगी? इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। पर जो मैं 80,000 इसको कैश पे करूंगा, क्या उसकी एंट्री होगी? उसकी एंट्री होगी। उसकी एंट्री क्या होगी? जब हम लाइबिलिटी को पे करते हैं तो रियलाइजेशन के कौन सी साइड पे करते हैं? डेबिट साइड पे करते हैं, तो एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये समझ आ गया? 1,20,000। हाँ, कैश होगा तो कैश लिखेंगे, बैंक से पेमेंट करेंगे तो बैंक लिख देंगे। अच्छा, ये देखो, क्रेडिटर्स हैं 2 लाख के। एंट्री क्यों नहीं कर रहे थे मशीन की? यहाँ पे मशीन कितने की लिखी हुई है? 1,80,000 की। अगर मैंने बोला 2 लाख के क्रेडिटर्स को 1,80,000 की मशीन दे के भेज दिया हमने, तो प्रॉफिट हुआ कि लॉस हो गया हमको? प्रॉफिट हो गया कितने का? 20,000 का। तो अगर मैं कोई एंट्री ना करूं, इसको ऐसा ही लिखा रहने दूं, तो 20,000 का प्रॉफिट अपने आप दिख रहा है हमको। क्रेडिट में कितना लिखा हुआ है? 2 लाख। डेबिट में कितना लिखा है? 180। तो 20,000 का प्रॉफिट अपने आप आ रहा है। तो एंट्री करने की जरूरत नहीं है हमको। समझ आया? तो अगर किसी लाइबिलिटी को हम कोई एसेट एसेट दे देते हैं अदर देन कैश और बैंक, तो उसकी कोई एंट्री हमको नहीं करनी है। ठीक है। अच्छा, एक और चीज देखो, क्रेडिटर्स थे 2 लाख रुपए के, और हमारी जो मशीन थी वो थी 3 लाख रुपए की। क्रेडिटर्स कितने के हैं? 2 लाख के, और मशीन हमारे पास कितने की है?
3 लाख रुपए की। तो हम बिजनेस बंद कर रहे हैं, तो ये मान के चलो क्रेडिटर्स भी आके खड़ा हुआ है हमारे पास और हमने सारे एसेट्स रखे हुए हैं यहाँ पे। तो क्रेडिटर्स बोल रहे हैं ये वाली मशीन मेरे को दे दो। मशीन कितने की है? 3 लाख की। तो हम तोड़ के नहीं दे सकते मशीन, मशीन तो हम कितने वाली ही देंगे उसको? 3 लाख वाली देंगे। क्रेडिटर्स बोल रहे हैं ये मशीन मेरे को दे दो, जितने पैसे एक्स्ट्रा बनेंगे ना वो मैं तुमको दे दूंगा। हो सकता है या नहीं हो सकता? ऐसे हो सकता है ना कि 2 लाख के क्रेडिटर्स थे पर वो मशीन कितने की लेके जा रहा है? 3 लाख की। तो अब क्रेडिटर्स को हमने नहीं देने, क्रेडिटर्स हमको पैसे देके जाएगा। समझ आया? तो जो मैं उसको मशीन दे रहा हूँ क्या उसकी कोई एंट्री होगी? उसकी कोई एंट्री नहीं होगी। पर जो वो मेरे को कैश देके जाएगा क्या उसकी एंट्री होगी? उसकी एंट्री होगी। तो कैश अगर हमारे पास आएगा तो कौन सी साइड आएगा रियलाइजेशन में? क्रेडिट साइड आएगा, बाय कैश अकाउंट। ठीक है, तो इसकी एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। समझ आ गया ना ये? ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है क्वेश्चन में। ये बात हमने किसकी की? ये बात हमने की है एसेट की। और ध्यान रखना फिर से, एसेट चाहे रिकॉर्डेड हो चाहे अनरिकॉर्डेड हो, सबकी सेम ट्रीटमेंट होगी। उसके बाद अगली चीज है हमारे पास लाइबिलिटी। लाइबिलिटीज भी चाहे रिकॉर्डेड हो चाहे अनरिकॉर्डेड हो। लाइबिलिटीज का हम क्या क्या कर सकते हैं? तो लाइबिलिटीज के भी 3 काम है। हम इसको ऐसे ऐसे सेटल कर सकते हैं। या तो हम क्या करेंगे, लाइबिलिटी की हम पेमेंट कर देंगे। अगर लाइबिलिटी की हमने पेमेंट कर दी तो एंट्री क्या होगी? अगर लाइबिलिटी की पेमेंट कर दी तो क्या एंट्री होगी? टू, तुम रटते हो क्या एक दूसरे के पीछे पीछे? टू बैंक अकाउंट। एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। लाइबिलिटी की पेमेंट कौन सी साइड होती है? डेबिट साइड होती है। और डेबिट में हम क्या लिखते हैं? टू बैंक अकाउंट। तो इसकी एंट्री क्या बन रही है लाइबिलिटी को पेमेंट करने की? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो ये एंट्री होगी इसकी पेमेंट करने की। दूसरा हम लाइबिलिटी का क्या कर सकते हैं? अच्छा, ऐसा हो सकता है कि हमारे पास क्रेडिटर्स थे बैलेंस शीट में। ये बैलेंस शीट है, हमारे पास क्रेडिटर्स है 2 लाख रुपए के। ठीक है, पार्टनर है एक्स। एक्स इस क्रेडिटर को जानता है, मान लेते हैं, हो सकता है ऐसा एक्स इस क्रेडिटर को पर्सनली जानता हो। तो एक्स ने क्या बोला, क्रेडिटर्स की तुम पेमेंट मत करो, मैं कर दूंगा घर जाके अपने आप, बाद में मैं पे कर दूंगा। ऐसा हो सकता है ना कि क्रेडिटर्स की फर्म पेमेंट नहीं करेगा, पार्टनर बोल रहा है मैं पे कर दूंगा इस लाइबिलिटी को। तो क्या वो फ्री में पे कर देगा? नहीं, हमको अब पार्टनर को पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है ना? अगर वो लाइबिलिटी पे करने की बात कर रहा है तो वो फ्री में नहीं करेगा, हम क्या करेंगे, पार्टनर को देंगे और पार्टनर अपना सेटल करता रहेगा बाद में। समझ आ गया? ऐसा हो सकता है ना, जैसे कोई पार्टनर कोई एसेट ले सकता है वैसे ही पार्टनर कोई लाइबिलिटी भी ले सकता है। अगर कोई पार्टनर एसेट ले रहा था तो पार्टनर से पैसे हम ले रहे थे, उनकी कैपिटल से पैसा काट रहे थे। अगर कोई पार्टनर लाइबिलिटी ले लेता है तो अब हम उसको पैसे देंगे। तो अगर पार्टनर को पैसे देंगे तो रियलाइजेशन में कौन सी साइड लिखेंगे? डेबिट साइड लिखेंगे। अगर हमने पेमेंट कर दी तो लिखेंगे टू बैंक। अगर वो लाइबिलिटी पार्टनर ने ले ली तो लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्रेडिटर्स जितने के भी उसने लिए वो। समझ आया? पार्टनर, अच्छा ये जो क्रेडिटर है 2 लाख रुपए के, अगर हमने पेमेंट कर दी तो पता है हमको क्या लिखना है यहाँ पे? टू बैंक लिखना है। पहले एसेट का बताओ, अगर यहाँ पे एसेट हमने बेच दिया तो क्या लिखना है? बाय बैंक। अगर ये एसेट किसी पार्टनर ने लिख दिया तो क्या लिखना है? बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये तो पता है। अगर कोई पार्टनर एसेट ले लेता है तो हम बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्यों लिखते हैं? क्योंकि पार्टनर को वो एसेट हम फ्री में नहीं दे रहे हैं, पार्टनर की कैपिटल से पैसा काट लेंगे उसका हम। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है और रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। ये तो होगी एसेट की बात। अगर कोई पार्टनर लाइबिलिटी ले लेता है, लाइबिलिटी लेने का मतलब क्या है, पार्टनर ये एक्सेप्ट कर रहा है मैं पे कर दूंगा इसको बाद में। तो अगर वो बाद में पे करेगा, जैसे भी पे करेगा, मैंने तो आज पार्टनर को पैसे देने पड़ेंगे। तो फर्म अगर पार्टनर को पैसे देगा तो क्या हम पार्टनर को कैश में देते हैं पैसा? हम क्या करते हैं, उसकी कैपिटल बढ़ा देते हैं। जैसे पार्टनर से पैसा लेना होता है तो कैपिटल कम कर देते हैं,
पार्टनर को पैसा देना होता है तो कैपिटल उसकी बढ़ा देते हैं। अगर पार्टनर की कैपिटल बढ़ानी है तो डेबिट होगी या क्रेडिट होगी? क्रेडिट होगी। तो एंट्री क्या होगी? टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। डेबिट क्या होगा? डेबिट होगा रियलाइजेशन अकाउंट। तो एंट्री क्या बन रही है? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में जाके क्या लिखना पड़ेगा हमको? टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। समझ आया? अगर हमने लाइबिलिटी पे कर दी तो क्या लिखना है? टू बैंक। अगर लाइबिलिटी पार्टनर ने ले ली तो क्या लिखना है? टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है। तो अगली एंट्री क्या होगी? लाइबिलिटी किसने ले ली? पार्टनर ने। लाइबिलिटी टेकन ओवर बाय अ पार्टनर। पार्टनर अगर लाइबिलिटी ले जाता है तो हम क्या एंट्री करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये समझ आ गया दूसरा। तीसरा हम लाइबिलिटी का क्या कर सकते हैं? लाइबिलिटी को सेटल कर देते हैं, क्या देके? एसेट देके। सेटल्ड बाय गिविंग एन एसेट। हमने लाइबिलिटी को एक एसेट देके सेटल कर दिया, तो इस केस में क्या एंट्री होगी? इस केस में कोई भी एंट्री नहीं होगी। ये तो सेम केस है ना ऊपर वाला ही। यहाँ पे हम एसेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे थे कि एसेट लाइबिलिटी को दे दिया, यहाँ पे लाइबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं लाइबिलिटी की सेटलमेंट एसेट देके कर दी। तो दोनों ही केस में कोई भी एंट्री नहीं होगी। ठीक है। अच्छा ये देखो, ये एंट्रीज एक दूसरे की रिवर्स हैं बिल्कुल। एसेट को बेच दिया तो क्या है? बैंक टू रियलाइजेशन। लाइबिलिटी को पे कर दिया तो क्या है? रियलाइजेशन टू बैंक। अगर एसेट हमने पार्टनर को दे दिया तो पार्टनर टू रियलाइजेशन। अगर लाइबिलिटी पार्टनर को दे दी तो रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर हमने एसेट किसी लाइबिलिटी को दे दिया सेटलमेंट में, कोई एंट्री। अगर लाइबिलिटी की सेटलमेंट में कोई एसेट दे दिया तो नो एंट्री। समझ आ गया? हाँ, एक ही केस है ये दोनों। ये एक ही केस है, बस अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा हुआ है। तो ये किसकी बात की हमने? एसेट्स की और लाइबिलिटीज की। ये एंट्रीज होंगी उसकी। चलो क्वेश्चन देखते हैं। अभी क्वेश्चन में कुछ एंट्रीज होंगी जो हमको नहीं आती होंगी, पर 6 एंट्रीज में से 3 एंट्रीज तो आती होंगी। क्या चीज? मैंने कब करवाया क्वेश्चन? ये वाला नहीं करवाया अभी मैंने। ये जनरल एंट्रीज का क्वेश्चन है, ये नहीं किया मैंने। ये देखो, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, 6 नंबर का क्वेश्चन है, 6 एंट्रीज होंगी। क्वेश्चन नंबर 23। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म ऑफ टीना एंड रीना। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या लिखा हुआ है? आफ्टर वेरियस एसेट्स अदर देन कैश एंड एक्सटर्नल लाइबिलिटीज हैव बीन ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट। बोल रहा है जब हम रियलाइजेशन अकाउंट में सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज को ट्रांसफर कर चुके हैं, उसके बाद की एंट्रीज करके दिखाओ। तो मतलब ट्रांसफर की एंट्रीज नहीं मांग रहा है हमसे, बेचने वाली एंट्रीज मांग रहा है जो अभी हमने की थी। ठीक है, जो बैलेंस शीट से हम ट्रांसफर करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में एसेट्स को लाइबिलिटीज को, उसकी एंट्री नहीं मांग रहा है। बोल रहा है वो काम तो हमने कर दिया है, तुम उसके बाद वाला करो, बेचने और खरीदने की एंट्री जो होती है वो करो। तो पहला पॉइंट, एन अनरिकॉर्डेड एसेट ऑफ 18,000 वाज टेकन ओवर बाय टीना। टीना कौन है? पार्टनर है। तो पार्टनर ने एक अनरिकॉर्डेड एसेट ले लिया 16,000 रुपए में, और वो था 18,000 का। जनरल एंट्री क्या होगी? टू रियलाइजेशन अकाउंट, टीनास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अच्छा ये एसेट अनरिकॉर्डेड है, एसेट अनरिकॉर्डेड है तो क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं करना पड़ेगा। मैंने बोला चाहे रिकॉर्डेड हो चाहे अनरिकॉर्डेड हो, ट्रीटमेंट सबकी सेम होगी। तो अनरिकॉर्डेड एसेट पार्टनर ने ले लिया तो पार्टनर की कैपिटल से पैसा काट लेते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट मतलब टीनास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। और अमाउंट कितनी आएगी उसमें? 16 आएगी कि 18 आएगी? 16,000 आएगी, क्योंकि हमको नहीं मतलब है कितने का था, हमको ये मतलब है पार्टनर ने कितने में लिया। तो उसने लिया है 16,000 में, तो एंट्री होगी टीनास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 16,000 रुपये। ये होगी पहली एंट्री। सेकंड, रीना एग्रीड टू पे हर ब्रदर्स लोन ऑफ 23,000। उसके भाई का लोन लाइबिलिटी है हमारे लिए, तो टीना ने बोल दिया उसके भाई का लोन वो पे कर देगी।
तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट क्या? बैंक अकाउंट डेबिट टू रीनास कैपिटल अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रीनास कैपिटल अकाउंट। बैंक का तो कोई रोल ही नहीं है यहाँ पे। अगर इसका खुद का लोन आता, हाँ तो वो अलग चीज हो जाती, वो हमने किया नहीं है, ये आर्क था, उसमें बैंक आएगा। ठीक है, तो ये होगी पहली एंट्री, ये दूसरी। अच्छा यहाँ पे इसका सिंपल मतलब क्या है, पार्टनर ने लाइबिलिटी ले ली, पार्टनर ने लाइबिलिटी ले ली तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। ये हो गया दूसरा। थर्ड पॉइंट, थर्ड में लिखा हुआ है स्टॉक ऑफ 30,000 वॉज टेकन ओवर बाय अ क्रेडिटर ऑफ 40,000 इन फुल सेटलमेंट। 30,000 का स्टॉक हमने 40,000 के क्रेडिटर्स को दे दिया फुल सेटलमेंट में, तो कोई भी एंट्री नहीं होगी क्योंकि क्रेडिटर्स को हमने कोई और एसेट दिया है, तो कोई एंट्री नहीं होगी, नो एंट्री। फोर्थ, ये हमको नहीं आता अभी, वैसे वो ये एंट्री होगी पर इसकी अभी हमने डिस्कशन नहीं की है, एक्सपेंसेस की अलग से बात करेंगे। हाँ, क्रेडिटर्स वर पेड 18,800 इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर अकाउंट ऑफ 20,000। इसकी क्या एंट्री होगी? क्रेडिटर्स को 18,800 रुपए दे दिए, फुल सेटलमेंट ऑफ देयर अकाउंट ऑफ 20,000, 20,000 देने थे, 18,800 में फुल सेटलमेंट कर दी। एंट्री होगी कि नहीं होगी? क्यों नहीं होगी? तो किसी और एसेट की बात हुई है, अगर कोई और एसेट की बात नहीं हुई तो पेमेंट कैसे की होगी हमने? कैश या बैंक से की होगी। तो एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बैंक या फिर कैश अकाउंट। कितने से? 18,800 रुपए से। ये समझ आ गई एंट्रीज? तो यहाँ पे अभी कितनी एंट्रीज आती थी हमको? 2, 3, 4। फिफ्थ और थर्ड में, फिर थर्ड में क्या लिखा हुआ है, क्या दिया है हमने? स्टॉक। फिफ्थ में कुछ लिखा हुआ है, क्या दिया है हमने? तो क्या दिया होगा? कैश या बैंक, तो उसकी एंट्री तो होगी, तो एंट्री होगी रियलाइजेशन टू बैंक अकाउंट। ये समझ आ गई एंट्रीज? ठीक है, ये अभी हमने बात नहीं की थी इसकी, टीना के लोन की, और इसकी बात भी नहीं की। बाकी एंट्रीज हमको आती थी, जितना हमने किया उतना अभी तक आता है हमको। सेकंड वाले की, सेकंड में था रीना एग्री टू हर ब्रदर्स लोन, तो उसके ब्रदर का लोन हमारे लिए क्या है? लाइबिलिटी है, और रीना बोल रही है वो लाइबिलिटी वो पे कर देगी। तो लाइबिलिटी किसी पार्टनर ने ले ली, लाइबिलिटी अगर कोई पार्टनर ले लेता है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होता है टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री होती है ना, जब लाइबिलिटी कोई पार्टनर ले लेता है तो क्या एंट्री होती है? जब कोई लाइबिलिटी पार्टनर ले लेता है तो एंट्री क्या होती है? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यही एंट्री की हमने। उसके बाद उसके ब्रदर का लोन भी तो लाइबिलिटी है ना, उसके ब्रदर का लोन हमने कहाँ ट्रांसफर कर दिया होगा? रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया होगा ना, तो रियलाइजेशन में कन्वर्ट हो चुका है वो, उसका नाम नहीं आएगा। अच्छा, ये हमने ये रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, वैसे इसके अंदर बना तो सकते हैं इसमें हम। पहला पॉइंट देखो क्या है, रियलाइजेशन अकाउंट नहीं बना रहे, जनरल एंट्री देखने हैं बस। मशीनरी ऑफ रुपीज 3 लाख वर गिवन टू क्रेडिटर्स इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर अकाउंट एंड रिमेनिंग मशीनरी वो सोल्ड फॉर 10,000। क्या एंट्री होगी? तो यहाँ तक की तो कोई एंट्री नहीं होगी, क्योंकि क्या बोला हुआ है, मशीनरी हमने किसको दे दी? क्रेडिटर्स को दे दी। 3 लाख वाली मशीनरी हमने क्रेडिटर्स को दे दी फुल सेटलमेंट में, इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। बोल रहे जो बाकी की मशीनरी बची हुई थी वो हमने 10,000 में बेच दी टू कैश या फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये एंट्री होगी ना, एसेट बेच दिया हमने, बेच दिया तो पैसा आएगा, पैसा आएगा तो बैंक डेबिट होगा टू रियलाइजेशन अकाउंट। उसके बाद सेकंड पॉइंट, इन्वेस्टमेंट्स रियलाइज्ड 2,90,000, इसका मतलब है इन्वेस्टमेंट बेच दी 2,90,000 में, तो क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। स्टॉक हमने बेच दिया 1,80,000 में, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। डेटर्स ऑफ 20,000 प्रूव्ड बैड, 20,000 के बैड डेट हो गए, इसकी क्या एंट्री होगी?
क्या एंट्री होगी? इसकी तो हमने बात ही नहीं की थी, हमने सिर्फ ये हमको प्रॉफिट है लॉस से तो मतलब ही नहीं है ना, ये तो लॉस की बात कर रहा है कि 20,000 के डेटर्स हमारे बैड डेट हो गए। हमारे पास डेटर्स कितने के थे? 1 लाख के थे, उसमें से कितने बैड डेट हो गए, कितने पैसे हमको मिल गए होंगे, तो उसकी एंट्री होगी बस। प्रॉफिट या लॉस से कोई मतलब नहीं है हमको ये देखना है डेटर से कितने पैसे मिले, तो कितने मिले होंगे हमको? 80,000 रुपए। तो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि 20,000 के बैड डेट हो गए, इसका मतलब तुमको कितने पैसे मिले होंगे? 80,000 मिले होंगे। प्रोविजन का क्या करते हैं हम? अगर यहाँ पे प्रोविजन दे रखा होता है तो क्या करते हैं? रियलाइजेशन के क्रेडिट में ट्रांसफर कर देते हैं, उसके बाद कुछ नहीं होता उसका। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 20,000 के बैड डेट्स हो गए तो उससे कोई मतलब नहीं है, हमको ये देखना है डेटर से कितने पैसे मिले, तो कितने मिले होंगे? 80, उसकी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, फिर रियलाइजेशन के खर्चे थे 10,000 रुपए के। अच्छा वैसे ही बताओ, रियलाइजेशन के खर्चे रियलाइजेशन अकाउंट में कौन सी साइड आने चाहिए? डेबिट साइड आने चाहिए, क्योंकि खर्चे हैं इनकी पेमेंट की होगी हमने। जिसकी भी पेमेंट करते हैं वो रियलाइजेशन के कौन सी साइड आता है? डेबिट साइड आता है। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस नहीं, पेमेंट की हमने, टू बैंक अकाउंट, बैंक। तो 10,000 की ये एंट्री होगी। अभी बात करेंगे इसकी, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की बात अभी आएगी। यहां तक समझ आ गया तुमको? हमने जर्नल एंट्रीज की हैं, और जर्नल एंट्रीज हमने किस किस की कर ली? एक तो हमने कर ली है एसेट्स की, और एक हमने कर ली है लाइबिलिटीज की। उनका जो भी पॉसिबल केसेस हो सकते हैं वो हमने देख लिए। उसके बाद अब हम बात करते हैं एक्सपेंसेस की। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ये इंपॉर्टेंट है, और ये उतना अगर ध्यान से नहीं सुनोगे तो समझ नहीं आएगा क्या बात हो रही है यहाँ पे। रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस। अच्छा पहली बात तो रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस क्या होते हैं? इसको हम डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस भी बोलते हैं। मतलब जो कि हमने इतना सब कुछ काम कर रहे हैं, हम एसेट्स को बेच रहे हैं, लाइबिलिटीज की पेमेंट कर रहे हैं, हमको फॉर्म बंद करनी है, तो कुछ खर्चे तो लगते ही होंगे ना हमारे। तो वो खर्चे उनको क्या बोलते हैं? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। कि जो भी ये सब काम करने में, बिजनेस चाहे बंद करना हो तो भी खर्चा लगता है, खोलना हो तो लगता ही है। तो बंद करते हुए जो हम खर्चे लगा रहे हैं उसको क्या बोलते हैं? अच्छा जैसे यहाँ पे मान लेते हैं एसी लगा हुआ है, अगर हमको बंद करना है तो एसी उतरवाना पड़ेगा ना, उतरवाना पड़ेगा तो उसका खर्चा लगेगा, अन इंस्टॉलेशन के चार्जेस भी लगेंगे। तो वो, हाँ तो क्या है खर्चा, कौन सा है वो, किस टाइम पे हो रहा है? रियलाइजेशन के टाइम पे जो भी खर्चा होगा वो क्या होगा? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। एक सेकंड। हाँ तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस क्या होते हैं? कि हम जो भी डिसोल्यूशन का जितना भी काम कर रहे हैं उसको करते हुए कुछ खर्चे हो जाते हैं, वो क्या होते हैं? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। तो अब ध्यान से सुनना, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को पे करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? ए, बी, सी, इन तीनों को मिला के हम क्या बोलते हैं? फर्म। रियलाइजेशन के खर्चे पे करना लाइबिलिटी फर्म की होती है या किसी एक पार्टनर की होती है? रियलाइजेशन के जितने भी खर्चे होंगे वो पे कौन करेगा? वो फर्म पे करेगा। मतलब ये सारे पार्टनर्स मिलके पे करेंगे वो। इसका मतलब फर्म के अकाउंट से पैसे जाएंगे, फिर जो भी लॉस होगा तो ये पार्टनर्स आपस में उठा लेंगे उस लॉस को। तो रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस पे करना लाइबिलिटी किसकी होती है? फर्म की होती है। अच्छा अगर क्वेश्चन में लिखा हो कि रियलाइजेशन के खर्चे पे करना ए की जिम्मेदारी है, तो क्या हम मना कर सकते हैं क्वेश्चन को? अगर लिखा हुआ है क्वेश्चन में रियलाइजेशन के खर्चे कौन पे करेगा? ए पे करेगा, तो लाइबिलिटी किसकी है? ए की है। समझ आ गया? तो रियलाइजेशन के खर्चे पे करना वैसे लाइबिलिटी किसकी होती है? फर्म की। पर अगर क्वेश्चन स्पेसिफिकली बोल रहा है वो लाइबिलिटी पार्टनर की है, तो लाइबिलिटी किसकी होगी? उस पार्टनर की होगी। समझ आया? तो लाइबिलिटी सबसे पहले हम लिखते हैं लाइबिलिटी। लाइबिलिटी किसकी हो सकती है? या तो वो लाइबिलिटी होगी फर्म की, या फिर लाइबिलिटी किसकी होगी? पार्टनर की। ये समझ आ गया? उसके बाद लाइबिलिटी फर्म की थी, तो पेमेंट कौन करेगा? फर्म ही पे करेगा।
तो पेमेंट कर दी फर्म ने, पेड बाय फर्म, पेमेंट कौन किसने कर दी, फर्म ने। अच्छा ऐसा हो सकता है कि रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस पे करना जिम्मेदारी तो सारे पार्टनर्स की मिलके थी, मतलब फर्म की लाइबिलिटी थी, पर जिस टाइम पे वो खर्चा हो रहा था उस टाइम पे कोई एक पार्टनर खड़ा था वहां पे और उसने पे कर दिया वो, ऐसा हो सकता है। अगर लाइबिलिटी फर्म की थी तो फर्म के बिहाफ पे कोई पार्टनर पे कर सकता है या नहीं पे कर सकता, मतलब अपनी जेब से पे कर दिया उसने, कर सकता है ना, कि जरूरी थोड़ी है कि फर्म का अकाउंट उसके पास जरूरी थोड़ी होगा ही, या कैश लेके घूम रहा होगा वो फर्म का, नहीं थे उस टाइम पे उसके पास पैसे तो उसने अपने पर्सनल कैश में से पे कर दिया, तो ऐसा हो सकता है लाइबिलिटी फर्म की हो, या तो पेमेंट कौन करेगा, फर्म ही करेगा, अगर फर्म ने नहीं की तो लाइबिलिटी पे कौन कर देगा, पार्टनर पे कर देगा। तो दो केस हो गए, दो केस क्या हो गए, पहला केस लाइबिलिटी फर्म की थी, पेमेंट किसने की, फर्म ने, दूसरा केस क्या होगा, लाइबिलिटी फर्म की थी पर पेमेंट किसने की, पार्टनर ने। ये समझ आ गया। एंट्रीज क्या होंगी वो नहीं पता, अभी हम सिर्फ केसेस देख रहे हैं कौन कौन से हो सकते हैं। आगे लाइबिलिटी किसकी है, सेकंड पार्टनर की, हो सकती है लाइबिलिटी पार्टनर की, अगर क्वेश्चन लिख दे लाइबिलिटी पार्टनर की है तो पार्टनर की है। अगर लाइबिलिटी पार्टनर की थी तो नॉर्मली पे कौन करेगा, पार्टनर ही पे करेगा। अगर मान लेते हैं उस टाइम पे वो पार्टनर नहीं था तो हम फर्म के अकाउंट से भी पे कर सकते हैं, तो ऐसा हो सकता है लाइबिलिटी पार्टनर की थी पर पार्टनर के बिहाफ पे फर्म ने पे कर दी, हो सकता है ऐसा भी, तो पेमेंट किसने कर दी, फर्म ने। ये समझ आ रहा है ना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है लाइबिलिटी किसकी है और यहाँ पे लिखा हुआ है पेमेंट कौन कर रहा है उसकी। तो अभी तक कितने केस की बात कर ली हमने, चार, चार केस कौन कौन से, पहला केस लाइबिलिटी फर्म की है, पेमेंट किसने कर दी, फर्म ने, पहला केस। दूसरा केस क्या है, लाइबिलिटी फर्म की थी, पेमेंट किसने कर दी, पार्टनर ने, दूसरा केस। तीसरा केस क्या है, लाइबिलिटी पार्टनर की थी, पेमेंट किसने कर दी, पार्टनर ने ही। चौथा केस क्या है, लाइबिलिटी पार्टनर की थी, पेमेंट किसने कर दी, फर्म ने। लास्ट केस है, मान लेते हैं पार्टनर का नाम था एक्स, लाइबिलिटी थी एक्स की और पेमेंट कर दी किसी अदर पार्टनर ने, मान लेते हैं वाई ने। ऐसा भी हो सकता है कि एक्स की जिम्मेदारी थी पर एक्स के बिहाफ पे पेमेंट किसने कर दी, वाई ने पेमेंट कर दी। तो रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस में ये पांच केसेस हो सकते हैं हमारे पास, ठीक है। हमको क्या देखना है, इनकी जनरल एंट्रीज क्या होगी, इनमें से कोई एक केस दे रखा होगा उसकी जनरल एंट्री देखनी है हमको। अच्छा जनरल एंट्री करने से पहले अगर क्वेश्चन में सिर्फ ये लिखा हुआ है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस थे 5,000 रुपए, तो लाइबिलिटी किसकी होगी, फर्म की, और पेमेंट किसने की होगी। अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ रियलाइजेशन के खर्चे लिखे हुए हैं सिर्फ 5,000 इतना लिखा हुआ है, तो लाइबिलिटी किसकी एज्यूम करनी है, पेमेंट किसने की होगी, फर्म ने। समझ आ गया। अगर क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है ये लाइबिलिटी एक्स की है, पार्टनर की है एक्स की, पर ये नहीं बताया हुआ पेमेंट किसने की, तो पेमेंट किसने की होगी, एक्स ने ही की होगी, उस पार्टनर ने की होगी। ये तो समझ आ गया, ऐसा ही तो होना चाहिए। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हम ऐसा एज्यूम कर लेंगे। उसके बाद अगर लाइबिलिटी फर्म की है और पेमेंट भी फर्म ने कर दी तो पैसा किसकी जेब से गया होगा, फर्म की जेब से। तो पैसा अगर हमारे अकाउंट से जाएगा तो टू बैंक अकाउंट होगा, फर्म के अकाउंट से पैसे कटेंगे तो टू बैंक अकाउंट। अच्छा यहाँ पे हमने किया भी था, ऊपर जो अभी एंट्री आई थी रियलाइजेशन के खर्चे लिखे हुए थे वहां पे उसकी एंट्री क्या की थी हमने, रियलाइजेशन के कौन सी साइड लिख रहे थे उसको, डेबिट साइड, और क्रेडिट क्या हो रहा था, बैंक। तो अगर फर्म की लाइबिलिटी है फर्म ने ही पे कर दी तो रियलाइजेशन के डेबिट में क्या लिखना है हमको, टू बैंक। तो एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये समझ आ गया, ये पहले केस की एंट्री है। रियलाइजेशन के डेबिट में क्यों लिख रहे हैं हम ये चीज, क्योंकि खर्चा फर्म का है, सारे पार्टनर्स उठाएंगे, रियलाइजेशन के डेबिट में डालेंगे तो ही तो लॉस आएगा, वो लॉस किस में बटेगा लास्ट में, सारे पार्टनर्स में बटेगा। तो लॉस है तो रियलाइजेशन के डेबिट में हमने लिख दिया, और पेमेंट भी की है हमने तो क्या लिख दिया, टू बैंक। समझ आ गया। लाइबिलिटी फर्म की है, जब भी लाइबिलिटी फर्म की होगी तो रियलाइजेशन डेबिट होगा, ये ध्यान रखना। जब जब लाइबिलिटी फर्म की होगी तब तब डेबिट क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट। अगर ये लाइबिलिटी फर्म की थी और किसी पार्टनर ने पे कर दी तो अब हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है, हम पार्टनर को पैसा वापस करें। पार्टनर को अगर वो पैसा वापस करना है तो क्या हम कैश में देंगे, हम क्या करेंगे,
उसकी कैपिटल में ऐड कर देंगे। तो कैपिटल में ऐड करेंगे तो उसकी कैपिटल डेबिट होनी चाहिए, क्रेडिट होनी चाहिए, क्रेडिट होनी चाहिए। तो एंट्री में क्या आएगा, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये समझ आ गया। अगर लाइबिलिटी फर्म की है तो डेबिट क्या हो रहा है, रियलाइजेशन ही डेबिट हो रहा है दोनों केस में। क्रेडिट क्या हो रहा है, अगर हमने फर्म ने पेमेंट किया तो क्रेडिट हो रहा है बैंक, पार्टनर ने पेमेंट किया तो क्रेडिट हो रहा है पार्टनर। समझ आ गया ना। तो जब जब लाइबिलिटी फर्म की होगी तब तब डेबिट क्या होगा, रियलाइजेशन डेबिट होगा। ठीक है। क्रेडिट क्या होगा, वो डिपेंड करेगा पेमेंट किसने की। फर्म ने पेमेंट कर दी तो बैंक क्रेडिट होगा, पार्टनर ने पेमेंट कर दी तो पार्टनर क्रेडिट होगा। ये समझ आ गया। उसके बाद लाइबिलिटी है पार्टनर की, एक्स ने, एक्स की, और पेमेंट भी किसने कर दी, एक्स ने ही पेमेंट कर दी। तो लाइबिलिटी अगर एक्स की थी और एक्स ने ही पेमेंट कर दी, क्या फर्म को उससे कोई मतलब है, फर्म को उससे कोई मतलब नहीं है। एक्स की लाइबिलिटी थी, एक्स ने बाहर की बार पेमेंट कर दी होगी, हमको कोई लेना देना नहीं है। इस केस में हम कोई भी एंट्री नहीं करेंगे। ठीक है। कब कोई एंट्री नहीं होगी, अगर लाइबिलिटी जिस पार्टनर की है उसी पार्टनर ने पे कर दी, तो हमारे एक तरह से उसकी पर्सनल लाइबिलिटी होगी ना, उसकी लाइबिलिटी तो पर्सनली उसने पे कर दी, तो हम कोई एंट्री नहीं करेंगे फॉर्म में। ये समझ आ गया। उसके बाद लाइबिलिटी किसकी थी, पार्टनर की, पैसे किसने दिए, फर्म ने। तो अगर फर्म के अकाउंट से पैसे कट रहे हैं तो हमारे बैंक से पैसे चले गए होंगे, बैंक से पैसे चले होंगे तो क्रेडिट क्या होगा, टू बैंक अकाउंट। यही क्रेडिट होना चाहिए ना। जब जब हम पेमेंट करते हैं तो क्रेडिट क्या होता है, बैंक अकाउंट क्रेडिट होता है। डेबिट क्या होगा, क्योंकि लाइबिलिटी थी पार्टनर की, पेमेंट कर दी फर्म ने, तो हम फ्री में तो पेमेंट नहीं करेंगे, हम उसकी कैपिटल से पैसा काट लेंगे। तो एंट्री क्या होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। समझ आ गया ये। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये किस केस में होगी, लाइबिलिटी पार्टनर की थी, पेमेंट फर्म ने कर दिया तो पार्टनर से पैसे लेने हैं, तो पार्टनर की कैपिटल को डेबिट कर दो, और क्योंकि पेमेंट हमने की है तो बैंक से पैसे कटे होंगे टू बैंक अकाउंट। ठीक है। थर्ड केस क्या है, लाइबिलिटी थी एक्स की और पेमेंट किसने कर दी, पेमेंट कर दी है वाई ने, तो क्या करना पड़ेगा, किससे पैसे लेने पड़ेंगे हमको, एक्स से पैसे लेने हैं, और देने किसके हैं, वाई को देने हैं। तो एंट्री क्या होनी चाहिए, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइस कैपिटल अकाउंट। तो एंट्री हो जाएगी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो जिस पार्टनर से लेने हैं उसको डेबिट कर दो, मतलब जिसकी लाइबिलिटी थी उसको डेबिट कर दो, और जिसने पेमेंट की है उसको क्रेडिट कर दो। तो टू वाइस कैपिटल अकाउंट। ये समझ आ गया। ठीक है। तो ये सारे केसेस हो गए रियलेशन के एक्सपेंसेस के। टोटल कितने केस हो गए, पांच। तो पांच केसेस में पहला केस क्या था, लाइबिलिटी फर्म की है, पेमेंट किसने कर दी, फर्म ने। तो जब भी लाइबिलिटी फर्म की होगी तो डेबिट क्या होगा, रियलाइजेशन डेबिट होगा, और क्रेडिट क्या होगा, फर्म ने पेमेंट कर दी तो बैंक क्रेडिट होगा, पार्टनर ने पेमेंट कर दी तो पार्टनर क्रेडिट होगा। फिर दूसरा, पार्टनर की लाइबिलिटी है और सेम पार्टनर ने पेमेंट कर दी तो कोई भी एंट्री नहीं होगी। अगर पार्टनर की लाइबिलिटी है, फर्म ने पेमेंट कर दी, तो पार्टनर से पैसे लेने हैं हमको, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अगर पार्टनर एक्स की लाइबिलिटी थी और वाई ने पेमेंट कर दी, तो एक्स से पैसे लेके वाई को दे दो, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाई कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये हो गया, नहीं कैपिटल अकाउंट में। उसके बाद लास्ट चीज है, एक्सपेंसेस की लास्ट चीज है, वो क्या है, कई बार क्या होता है, हम जितना भी डिसोल्यूशन का काम है वो सारा काम संभालने के लिए किसी एक पार्टनर को बोल देते हैं। मान लेते हैं हमने बोल दिया एक्स को कि जितना भी डिसोल्यूशन का काम होगा वो कौन संभालेगा, एक्स संभालेगा। इसके बदले में हम क्या देते हैं, उस पार्टनर को कुछ रेमुनरेशन पे कर देते हैं। तो रेमुनरेशन टू पार्टनर, ये रेमुनरेशन हमने किस चीज के लिए दी है, डिसोल्यूशन का काम संभालने के लिए हमने उसको रेमुनरेशन दी है। तो जब भी हम किसी पार्टनर को रेमुनरेशन देंगे तो उसकी एंट्री क्या होगी, पहली चीज तो ये तो ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो क्रेडिट होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि उस पार्टनर को रेमुनरेशन देना है तो पार्टनर की कैपिटल में पैसा जोड़ दो। दूसरी चीज, ये हमारे लिए तो खर्चा है ना,
खर्चा है तो कौन से अकाउंट में आना चाहिए? कैश नहीं दिया हमने उसको, बैंक से पैसे नहीं दिए, उसकी कैपिटल में जोड़ तो दिया। कहाँ पे आएगा ये? रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में। तो रियलाइजेशन अकाउंट फर्म के लिए तो खर्चा है ना? नहीं, अभी मैंने क्या बोला, अगर पार्टनर को रेम्यूनरेशन देना है तो क्या हम कैश में देते हैं उसको? कैश में तो नहीं देते हम उसको। यही तो बात की थी अभी तक, हम पूरा फर्स्ट चैप्टर से तो यही बात करते हैं कि पार्टनर को कुछ भी देना है कैश में मत दो। अगर पार्टनर को जरूरत होगी तो वो क्या करेगा? ड्रॉइंग्स करेगा फिर वो। ठीक है, हमको क्या करना है, उसके कैपिटल में पैसा जोड़ दो। तो कैपिटल में पैसा जोड़ दो तो हमने क्या क्रेडिट कर दिया? उसका कैपिटल अकाउंट। और फर्म के लिए क्योंकि ये खर्चा है उसको रेम्यूनरेशन देना, तो डेबिट क्या होगा? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा। तो पार्टनर को रेम्यूनरेशन देने की एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अच्छा, यही वाली तो एंट्री हो रही है सेम, यही एंट्री हो रही है ना, पार्टनर को रेम्यूनरेशन देने की ये एंट्री, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। रियलाइजेशन डेबिट क्यों हो रहा है? क्योंकि फर्म के लिए खर्चा है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट क्या हो रहा है? क्योंकि उसकी कैपिटल में पैसा हम जोड़ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हमने पार्टनर को रेम्यूनरेशन देना है और क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि हमने उस रेम्यूनरेशन के बदले में कोई एसेट दे दिया उसको, मतलब उसकी कैपिटल में पैसा नहीं जोड़ रहे हैं हम क्या कर रहे हैं, बदले में उसको कोई एसेट दे रहे हैं। ऐसा हो सकता है ना कि रियलाइजेशन का काम संभालने के लिए हमने वाई को बोल दिया वाई तो सारा काम संभाल लियो, जितना भी स्टॉक पड़ा है हम तेरे को दे देंगे वो फ्री में। तो हम रेम्यूनरेशन भी दे रहे हैं उसको, पर रेम्यूनरेशन उसकी कैपिटल में पैसा नहीं जोड़ रहे हैं हम। क्या कर रहे हैं, उसको बदले में क्या दे रहे हैं? स्टॉक दे रहे हैं। तो यहाँ पे ये कौन सा केस हो गया? ये केस हो गया एन एसेट इज गिवन अगेंस्ट रेम्यूनरेशन। तो रेम्यूनरेशन के बदले में हमने क्या दिया उसको? एक एसेट दे दिया। तो इसकी क्या एंट्री होगी? इसकी कोई भी एंट्री नहीं होगी। अगर हमने किसी पार्टनर को कोई एसेट दे दिया तो इसकी कोई भी एंट्री नहीं होगी। क्यों नहीं एंट्री होगी? अच्छा, ये जो स्टॉक था, मान लेते हैं ये स्टॉक हमने पार्टनर को दे दिया एज रेम्यूनरेशन, तो ये स्टॉक पहले ट्रांसफर हो चुका है रियलाइजेशन अकाउंट में। रियलाइजेशन में तो ट्रांसफर हो चुका है ना ये स्टॉक। स्टॉक हमने कहाँ ट्रांसफर कर दिया होगा? ये रियलाइजेशन के डेबिट में ट्रांसफर कर दिया, 3 लाख रुपए का स्टॉक। अगर ये स्टॉक मैंने पार्टनर को दे दिया तो क्या ये स्टॉक बिकेगा? नहीं बिकेगा। तो क्या क्रेडिट में बाय बैंक आएगा यहाँ पे स्टॉक के बदले में? नहीं आएगा। तो अगर ये एसेट बिक ही नहीं सकता और डेबिट में 3 लाख लिखा हुआ है, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये लॉस रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि ये डेबिट में 3 लाख पड़ा रहेगा और डेबिट में 3 लाख पड़ा है, इसका मतलब डेबिट में 3 लाख का लॉस पड़ा है। तो अगर मैं पहले ही 3 लाख का लॉस डेबिट में डाल चुका हूँ और फिर से रेम्यूनरेशन भी डाल दूं डेबिट में, तो डबल लॉस हो जाएगा ना हमको। समझ आया? क्योंकि वो एसेट पहले से ही रियलाइजेशन के डेबिट में ट्रांसफर हो चुका है, तो हमको लॉस है वो पहले से ही, क्योंकि वो सेल नहीं हो सकता। अब सेल नहीं हो सकता तो डेबिट में अगर कोई एसेट पड़ा है और वो एसेट हमने पार्टनर को रेम्यूनरेशन के बदले में दे दिया, तो इसकी कोई भी एंट्री नहीं होगी। नींद आ गई क्या उसको? क्या क्या बताया मैंने? अगर पार्टनर को रेम्यूनरेशन देना है, रेम्यूनरेशन क्वेश्चन में सिर्फ ये लिखा हुआ है पार्टनर को क्या दे दो? रेम्यूनरेशन दे दो। तो एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पर अगर क्वेश्चन में ये भी लिखा हुआ है कि रेम्यूनरेशन तो देना है, पर उस रेम्यूनरेशन के बदले में हमने क्या दे दिया? एक एसेट दे दिया, तो उस केस में कोई भी एंट्री नहीं होगी। अच्छा, ये एसेट जरूरी है रिकॉर्डेड होगा या अनरिकॉर्डेड भी हो सकता है? अनरिकॉर्डेड भी हो सकता है। अगर अनरिकॉर्डेड हुआ तो क्या कोई एंट्री होगी? तो भी कोई एंट्री नहीं होगी। ठीक है, ये एसेट चाहे रिकॉर्डेड हो या फिर अनरिकॉर्डेड हो, कोई भी एंट्री नहीं होगी। हाँ, नहीं उसमें लॉस नहीं होगा, उसमें कोई कुछ नहीं होगा, और ट्रांसफर भी नहीं हो रखा और कुछ भी नहीं होगा, तो नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, तो ये बात थी रेम्यूनरेशन टू पार्टनर की। अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूँ। अगर हमने पार्टनर को रेम्यूनरेशन दिया तो वो किस काम के लिए दिया? डिसोल्यूशन का काम संभालेगा वो। क्या वो डिसोल्यूशन के खर्चे भी उठाएगा? नहीं उठाएगा ना। हमने सिर्फ क्या बोला, डिसोल्यूशन का जितना भी काम होगा वो कौन संभालेगा? पार्टनर संभालेगा। डिसोल्यूशन के जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो पे करना लाइबिलिटी किसकी रहेगी? फर्म की रहेगी।
समझ आ गया ना, ये दोनों लिंक्ड हैं आपस में। अगर क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि हमने पार्टनर को इतने रुपए का रेम्यूनरेशन दिया, साथ में ये भी लिखा हुआ है कि पार्टनर ये भी मान गया कि डिसोल्यूशन के खर्चे भी वो उठाएगा, तो लाइबिलिटी किसकी है? तो पार्टनर की होगी। मतलब पार्टनर की लाइबिलिटी सिर्फ तब होगी जब क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है। अगर क्वेश्चन में इसके बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ तो लाइबिलिटी हमेशा किसकी होगी? फर्म की होगी। समझ आ गया? एंट्रीज करनी है हमको, अभी पूछूंगा मैं सबसे, देख लो एक बार एंट्रीज, क्या एंट्रीज की, एक एक करके इतनी एंट्रीज तो होंगी उसमें, 10-12 तो। देख लिया? यहाँ से पहली एंट्री बहुत आसान है, उसी से करते हैं तो। अच्छा, आप एंट्रीज पे आओ। अच्छा, सबसे पहले तो ये एक बार फिर से देख लेते हैं, लाइबिलिटी किसकी होगी? लाइबिलिटी किसकी हो सकती है? फर्म की भी हो सकती है, पार्टनर की भी हो सकती है। अगर लाइबिलिटी फर्म की है और पेमेंट भी किसने कर दी? फर्म ने, तो एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन टू कैश और बैंक। अगर लाइबिलिटी फर्म की है, पेमेंट किसने कर दी, तो एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिर से बता रहा हूँ, अगर लाइबिलिटी फर्म की है तो डेबिट क्या होगा? रियलाइजेशन डेबिट होगा, और किसी भी एंट्री में रियलाइजेशन का नाम नहीं आया था। ठीक है, लाइबिलिटी फर्म की थी तभी रियलेशन का नाम आया था। अगर लाइबिलिटी पार्टनर की और पेमेंट भी उसी पार्टनर ने कर दी है तो कोई भी एंट्री नहीं होगी। अगर लाइबिलिटी पार्टनर की है और पेमेंट फर्म ने कर दी है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। इसमें एक केस ने लिखा हुआ, कौन सा? पेमेंट किसने कर दी? फर्म ने, तो फर्म के अकाउंट से पैसे कटे होंगे ना, कैश और बैंक, और ये पैसा किससे लेना है हमको? पार्टनर से। इसमें कौन सा केस नहीं है? पार्टनर लाइबिलिटी किसकी थी? एक्स की, और पेमेंट किसने कर दी? वाई ने, तो एंट्री क्या होगी? एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाई कैपिटल अकाउंट। ठीक है। Realization expenses are to be borne by a partner only if question specify। realization expenses bear करना liability partner की तभी होगी जब क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है। अगर क्वेश्चन साइलेंट है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के बारे में तो ये लाइबिलिटी किसकी है? पार्टनर की या फर्म की? तो किसकी लाइबिलिटी होगी? फर्म की लाइबिलिटी होगी। कितनी है ये? 10 है। पहली एंट्री, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वर 5000। वैसे ही देखना लाइबिलिटी किसकी थी, पेमेंट किसने कर दी, उसके हिसाब से एंट्री क्या होगी। टू बैंक अकाउंट, तो पहली एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि लाइबिलिटी किसकी है? कुछ नहीं बोला हुआ किसकी लाइबिलिटी होगी। पेमेंट किसने करी होगी? फर्म ने, तो एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। दूसरी एंट्री, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि लाइबिलिटी किसकी है? अच्छा, क्या लाइबिलिटी बता रखा है किसकी है? तो किसकी है लाइबिलिटी? फर्म की। पेमेंट किसने कर दी? पार्टनर ने, एक्स ने, तो एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। समझ आ गया? थर्ड, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ 14,000 वर टू बी बोर्न बाय वाई अ पार्टनर। बोर्न का मतलब क्या होता है? कौन खर्चे उठाएगा? वो कौन उठाएगा वो खर्चे? वाई। तो लाइबिलिटी किसकी है? वाई की। और पेमेंट किसने की होगी? वाई ने ही पेमेंट की होगी। तो क्या एंट्री होगी इसमें? कोई भी एंट्री नहीं होगी इस केस में। समझ आ गया? यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है?
वो खर्चे कौन उठाएगा? वर टू बी बोर्न बाय वाई, मतलब वाई उठाएगा वो खर्चे। हाँ। और ये नहीं बताया हुआ क्वेश्चन में पेमेंट किसने की, तो क्या एज्यूम करेंगे? जिसकी लाइबिलिटी उसने ही पेमेंट की होगी, तो वाई की लाइबिलिटी है, पेमेंट भी वाई ने करी होगी, तो इसकी क्या एंट्री होगी? नो एंट्री। अगली एंट्री, realization expenses of 14,000 were to be borne by Y, a partner, paid by firm. Y is capital account debit to बैंक अकाउंट, क्योंकि लाइबिलिटी किसकी थी? Y की। पेमेंट किसने कर दी? फर्म ने। तो अगर फर्म ने कर दी तो फर्म के अकाउंट से पैसे कटे होंगे टू बैंक अकाउंट, और ये पैसे हमने किससे लेने वापस? Y से। तो Y की कैपिटल से काट लेते हैं, Y इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। फिफ्थ, दो भी हो सकती हैं किसी किसी में। क्या लिखा हुआ है इसमें? रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और रियलाइजेशन टू बैंक अकाउंट। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस कितने के थे? 15,000। टोटल खर्चा कितने का था? 15,000 का। आउट ऑफ विच 10,000 वर टू बी बोर्न बाय मिस्टर ए, तो 10,000 की लाइबिलिटी किसकी थी? ए की। और बाकी की लाइबिलिटी किसकी थी? फर्म की। तो 15,000 में से 10,000 की लाइबिलिटी तो पार्टनर की थी, और 5,000 की लाइबिलिटी किसकी थी? फर्म की। पेमेंट किसने की? एंटायर अमाउंट वॉज पेड बाय फर्म, सारे के सारे पैसे फर्म ने दिए। तो जो फर्म की लाइबिलिटी और फर्म ने ही पे कर दी, उसकी एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो 5,000 की तो ये एंट्री होगी, ये वाली तो ठीक है। इसकी क्या एंट्री होगी? एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि पेमेंट किसने की है? फर्म ने। तो बैंक से पैसे कटे होंगे, और ये पैसे किससे लेने हमको? ए से। तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, ये दो एंट्रीज होंगी इसके अंदर। ये समझ आ गया? समझ आ गया ना ये वाला फिफ्थ वाला? सिक्स है ही नहीं आंसर उसमें। रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक ही एंट्री होगी, दूसरी क्या होगी? क्या लिखा हुआ है इसमें? डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस कितने के हैं? 15,000 के। आउट ऑफ विच 10,000 वर टू बी बोर्न बाय मिस्टर ए, अ पार्टनर, एंड बैलेंस बाय द फर्म। तो वही वाला केस है पहले वाली, 10,000 कौन उठाएगा? पार्टनर, और 5,000 के खर्चे कौन उठाएगा? फर्म। एंटायर अमाउंट वॉज पेड बाय ए। तो पहले वाले की एंट्री नहीं होगी, क्योंकि लाइबिलिटी किसकी थी? ए की, और पेमेंट भी किसने कर दी? ए ने। दूसरे वाले की होगी, लाइबिलिटी किसकी थी? पेमेंट किसने कर दी? ए ने। तो एंट्री क्या होगी? एज कैपिटल अकाउंट। कितने से? 5,000 से। तो 10,000 की कोई एंट्री नहीं होगी, क्योंकि ए की लाइबिलिटी थी, ए ने पेमेंट कर दी। 5,000 की लाइबिलिटी, 5,000 की एंट्री होगी, क्योंकि फर्म की लाइबिलिटी थी, ए ने पे कर दी। सेवेंथ, जहां पे बोन लिखा होगा मतलब वो लाइबिलिटी बता रहा है किसकी है। बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और दूसरी?
अच्छा यहाँ तक का क्या मतलब है, फर्म ने 5,000 रुपये बी को दिए, किस काम के लिए, डिसोल्यूशन का काम संभालने के लिए। तो ये किसकी बात कर रहा है, रेम्यूनरेशन की बात कर रहा है। 5,000 का रेम्यूनरेशन दिया है बी को, तो एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। एक एंट्री तो ये होगी। अच्छा यहाँ पे पेड लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि हमने कैश या बैंक से दिया होगा उसको, हमने सिर्फ उसको उसकी क्या किया होगा, उसकी कैपिटल में क्रेडिट कर दिए होंगे 5,000 रुपये। हमने बी को 5,000 दिए, रेम्यूनरेशन दिया, तो रियलाइजेशन टू बीज कैपिटल अकाउंट। एक्सपेंसेस डिसोल्यूशन के 10,000 के थे, पेड बाय बी। खर्चे पे करना लाइबिलिटी किसकी थी, कुछ नहीं बोला हुआ, तो लाइबिलिटी किसकी थी, फर्म की। पेमेंट किसने की है, बी ने। तो एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट। तो एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। अगला 8th केस। अच्छा देखो, फर्म पेड ₹5,000, फर्म पेड ₹5,000 इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस टू मिस्टर बी टू कैरी आउट डिसोल्यूशन प्रोसेस। यहां तक की लाइन का मतलब क्या है, हमने उसको 5,000 रुपए दिए, किस काम के लिए दिए, डिसोल्यूशन का प्रोसेस देखने के लिए। क्या खर्चे भी वो उठाएगा, हाँ। क्या लिखा हुआ है, इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस। जो हमने 5,000 रुपए उसको दिए हैं, वो काम भी संभालेगा और खर्चे भी वही उठाएगा। तो खर्चे उठाना लाइबिलिटी किसकी होगी, पार्टनर की। पहले तो हमने रेम्यूनरेशन दिया ना, रेम्यूनरेशन देने की एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन टू बीज कैपिटल अकाउंट। एक एंट्री ये होगी। लाइबिलिटी किसकी होगी अब, खर्चे उठाना, बी की। आगे क्या लिखा हुआ है, खर्चे हुए 10,000 के, पेमेंट किए बी ने, तो इसकी क्या एंट्री होगी, इसकी कोई भी एंट्री इसकी नहीं होगी, क्योंकि लाइबिलिटी किसकी थी, बी की। पेमेंट किसने की है, बी ने, तो इसकी कोई भी एंट्री नहीं होगी। ठीक है ना। अच्छा यहाँ ये समझ आ गया ना, इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि खर्चे कौन उठाएगा अब, इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस का मतलब क्या है, खर्चे कौन उठाएगा, पार्टनर ही उठाएगा, बी उठाएगा। आगे, फर्म पेड ₹5,000 इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस टू मिस्टर बी टू कैरी आउट डिसोल्यूशन प्रोसेस। एक्चुअल एक्सपेंसेस ₹10,000 पेड बाय फर्म। तो पहले तो 5,000 का हमने उसको रेम्यूनरेशन दिया, 5,000 रुपए का हमने उसको रेम्यूनरेशन दिया, तो एंट्री क्या होगी, 5,000 का हमने रेम्यूनरेशन दिया है पार्टनर को, तो उसकी एंट्री क्या होगी, क्या एंट्री होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट। एक एंट्री तो ये होगी 5,000 रुपए से। खर्चे कौन उठाएगा, खर्चे कौन उठाएगा, लाइबिलिटी किसकी है, पार्टनर की लाइबिलिटी है ना, तो खर्चे कौन उठाएगा, पार्टनर उठाएगा, बी उठाएगा। पेमेंट किसने की है, फर्म ने पेमेंट की है, तो एंट्री क्या होगी, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यही होगी ना। अच्छा हमने उसको तो 5,000 का रेम्यूनरेशन दिया था, खर्चे तो 10,000 के हो गए। हमने तो उसको 5,000 का रेम्यूनरेशन दिया था, तो क्या वो खर्चे 5,000 तक उठाएगा या जितने भी होंगे सारे उठाएगा, अगर हमने उसको एक बार बोल दिया ना रेम्यूनरेशन देते हुए कि खर्चे वो उठाएगा, तो खर्चा चाहे 1 रुपए का हो, चाहे 10,000 हो, चाहे 20,000 हो, खर्चे कौन उठाएगा, पार्टनर उठाएगा। अच्छा मान लेते हैं खर्चा ना होता, तो क्या मुझसे वापस ले लेते, नहीं, तो भी दे रखे थे हमने 5,000। अगर खर्चा हो गया तो भी दे रखे हैं 5,000, खर्चे कौन उठाएगा, पार्टनर उठाएगा, जितने के भी खर्चे हो। तो अमाउंट में कंफ्यूज नहीं होना, अमाउंट जितनी मर्जी हो, हमको सिर्फ वो देखना है। ठीक है। आगे, अमाउंट कोई भी यहाँ पे 10,000, इस एंट्री की 5,000, इस एंट्री की 10,000, किस चीज का। अच्छा यहाँ पे अगर 5,000 लिखा होता तो क्या फर्क होता हमारी एंट्री में,
एट्थ और नाइन्थ में यहाँ पे पेड बाय बी है, यहाँ पे पेड बाय फॉर्म है। अच्छा देखो एट्थ केस देखो फिर से, फॉर्म पेड 5,000 इंक्लूडिंग एक्सपेंस टू मिस्टर बी, तो फॉर्म ने रेम्यूनरेशन दिया बी को, तो रेम्यूनरेशन देने की एंट्री क्या है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट, कितने से होगी 5,000 रुपए। यहां तक हो गया। खर्चे पे करना लाइबिलिटी किसकी बन गई, बी की बन गई ना। अब आगे पढ़ लेते हैं। एक्चुअल खर्चे हुए 10,000 के, पेमेंट किए बी ने, क्या कोई एंट्री होगी, नहीं होगी। बी की लाइबिलिटी थी, बी ने ही पेमेंट कर दी, अमाउंट से कोई मतलब नहीं हमको, कोई एंट्री नहीं होगी। उसके बाद फर्म ने फिर से 5,000 रुपए दिए बी को डिसोल्यूशन का काम संभालने के लिए इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस, तो पहले तो रेम्यूनरेशन देने की एंट्री कर देते हैं। क्या एंट्री होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। खर्चे उठाना किसकी लाइबिलिटी है, किसकी लाइबिलिटी है, बी की। एक्सपेंसेस, एक्चुअल एक्सपेंसेस कितने हुए 10,000, पेमेंट किसने की, फर्म ने। तो बी की लाइबिलिटी थी खर्चे पे करना, लाइबिलिटी पेमेंट पे किसने की है, तो एंट्री क्या होगी, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये एंट्री हो जाएगी बस। अब मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे 10,000 की जगह अगर 5,000 होता तो हमारी एंट्री में क्या चेंज होता, तो बस सेकंड एंट्री की जो अमाउंट है वो 5,000 हो जाती, बस इतना ही तो फर्क पड़ता। अमाउंट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमको, अमाउंट जितनी भी हो एंट्री उस अमाउंट से होगी, एंट्री वही रहेगी। लास्ट देखो क्या है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितने थे, वर टू बी बोर्न बाय मिस्टर बी, तो इसका मतलब लाइबिलिटी किसकी थी, बी की। हाउ एवर इट वॉज पेड बाय मिस्टर सी अनदर पार्टनर, तो क्या करना है, बी से पैसे लेके सी को दे देते हैं, तो एंट्री क्या होगी, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट 2,000 रुपए। समझ आ गए। तो ये हमारा टॉपिक कौन सा था, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की काफी सारी एंट्रीज हैं और इंपॉर्टेंट एंट्री है। अगर जनरल एंट्री का क्वेश्चन आया तो एक एंट्री तो कम से कम मिलेगी इसमें से। ये हो गया हमारा, किसकी बात कर ली थी हमने, एसेट्स की बात कर ली, लाइबिलिटीज की बात कर ली और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की बात कर ली। अब दो चीजें रहेगी बस हमारी इसमें, हाँ उसमें नहीं हुआ था, अगर होता तो ये वाली एंट्री फिर कोई भी एंट्री नहीं होती, उसमें नहीं लिखा होता। हाँ हो सकती है, हाँ हाँ ये दे रहा हूँ। इसके बाद हम कल करेंगे।